Good evening, everyone. This is Swapnanil this side from Abhigyan Academy. Today, I will be taking an online lecture on the Gupta Empire. ये आपका बहुत ही important topic है ancient history से for the point of view of SSC exams. ठीक है, इससे सवाल आ जाते हैं कभी कभी एक दो. ठीक है, तो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ना. चलो. सो एज आई हैव रिटन हियर, the time period of the Gupta Empire, the time period of the Gupta Empire was from 320 CE to 550 CE. ठीक है, और ये आपको जो मैप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो मैप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, दिस मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरियाज है यहाँ पे, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर. मतलब जहां जहां पे शेड करके रखा है मैंने इस मैप पे, जहां जहां शेडेड है, ये आपका गुप्ता एम्पायर का टोटल एरिया है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जो गुप्ता एम्पायर है, out of all the empires and dynasties in India, Gupta Empire is also called the classical age or the golden age of ancient India. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे a lot of art forms, science, studies, they grew a lot. ठीक है, literature, art, science, astronomy, ये सब जो चीजें हैं, these things they grew a lot during the Gupta period. So इसीलिए Gupta period is also called द क्लासिकल एज और द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन थे? हर डायनेस्टी का एक फाउंडर होता है ना, हर डायनेस्टी का एक पहला राजा होता है, द फर्स्ट किंग. ठीक है, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज महाराजा श्री गुप्ता. ठीक है, श्री गुप्ता वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग. ठीक है, एंड व्हेन डिड ही फाउंडेड द डायनेस्टी? द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता अराउंड 240 to 280 CE. The date is not completely confirmed. The date is not completely confirmed. The Gupta dynasty, approximately it was founded around 240 to 280 CE. ठीक है, बट एक चीज याद रखना, गुप्ता का जो डायनेस्टी है, जो वंश है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के पहले राजा महाराजा श्रीगुप्ता है. ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर, ठीक है, जो एक्चुअली में साम्राज्य था गुप्ताओं का, ठीक है, द गुप्ता एम्पायर mostly and the real expansion of the Gupta kingdom started from the time of Chandragupta I. ठीक है, please do not confuse Chandragupta I with Chandragupta Maurya. ठीक है, Chandragupta Maurya was the ruler of the Mauryan empire, of the Mauryan dynasty, and Chandragupta I और हम Chandragupta II भी पढ़ेंगे, both of them are part of the Gupta empire, the Gupta dynasty. ठीक है, so the Gupta dynasty was founded by Sri Gupta, इतना कंफर्म है. बट द थिंग इज दैट गुप्ता डायनेस्टी का जो एक्चुअल एक्सपेंशन है, ठीक है, और वो एम्पायर फॉर्म में जो आता है, दैट थिंग स्टार्टेड फ्रॉम चंद्रगुप्त वन. ठीक है, अभी जैसा कि मैंने पहले कहा, व्हाई इज दिस पीरियड नोन? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर, पॉलिटी और रिलीजन. ठीक है, और एक और चीज ये था उस टाइम पे कि इकोनॉमी वाज वेरी नाइस, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्टेबल. ठीक है, और एक और चीज ये हुआ था उस टाइम पे कि व्हेन Mauryan empire was there, the other empires were there, उस टाइम the most prominent religions were Buddhism and Jainism. ठीक है, बट द गुप्ताज वेर हिंदू रूलर्स, सो गुप्ताज के टाइम पे ये हुआ कि हिंदुइज्म स्टार्टेड टू गेट रिवाइव्ड इन द सोसाइटी. ठीक है, तो दीज आर सम की फीचर्स. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड द अर्ली रूलर्स. मतलब शुरू शुरू में राजा कौन थे गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, एज आई सेड, ये डायनेस्टी शुरू हुआ है श्रीगुप्ता से. ठीक है, और जो श्रीगुप्ता थे वो एक छोटे मोटे किंगडम के राजा थे. ठीक है, बट उस छोटे मोटे किंगडम का हमें एक्चुअल लोकेशन नहीं मालूम है, बट पॉसिबिलिटी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली श्रीगुप्तास किंगडम वाज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बंगाल. जो एरिया आज बंगाल है,
Most probably Maharaja Shrigupta's small kingdom was a part of Bengal, but we don't know the exact location. This is a possible location. ठीक है. अब श्रीगुप्ता के बेटे थे घटोत्कच. ठीक है. एंड घटोत्कच started to hold the title of Maharaja. ठीक है. श्रीगुप्ता के जो बेटे हैं घटोत्कच, feature like one feature to remember is that he started to take the title of Maharaja. ठीक है. अब घटोत्कच के बाद घटोत्कच सन was चंद्रगुप्त वन. ठीक है. अब चंद्रगुप्त वन का रेन स्टार्ट हुआ अराउंड 320 सीई में. इसीलिए गुप्ता एम्पायर का जो स्टडी है वो 320 सीई से शुरू होता है. बिकॉज चंद्रगुप्त वन के पहले, बिफोर चंद्रगुप्त वन, all the rulers were rulers of the Gupta dynasty, no doubt, but the dynasty growing as an empire. ठीक है. The empire thing, the real expansion, it started from Chandragupta one. ठीक है. And Chandragupta one took the title of Maharaja Dhiraja. ठीक है. एंड इनकी शादी, चंद्रगुप्त वन की शादी हुई थी एक लिच्छवी प्रिंसेस से जिनका नाम था कुमारा देवी. ठीक है. और ये उन्होंने क्यों किया? इट वाज अ पॉलिटिकल मैरिज. ठीक है. व्हाई? बिकॉज लिच्छवी क्लैन के साथ शादी करने के बाद एक पॉलिटिकल अलायंस हो गया विद द गुप्तास. ठीक है. सो इट ऑल्सो मेंट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. ठीक है. और जो गुप्ता एरा है एज एन एम्पायर, नॉट द डायनेस्टी, द डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय श्रीगुप्ता. ठीक है, ये याद रखना. बट द गुप्ता एरा एज अ ह्यूज एम्पायर started from Chandragupta one in 320 CE, 390 320, like the approx date is 320 CE. ठीक है. Now let's move to Chandragupta one's son, Samudragupta. ठीक है. He is by far and undoubtedly the most important ruler of the Gupta empire. ठीक है. Samudragupta one, समुद्रगुप्ता द सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन. ठीक है. हमने हमने जिनके बारे में पढ़ा अभी, चंद्रगुप्ता वन, हिज वाइफ कुमारा देवी. ठीक है. उनके बेटे थे समुद्रगुप्ता. हिज रेन इज आल्सो मेंशन्ड हियर 335 to 380 सी. ठीक है. नाउ he was a very very powerful king. He was a very very powerful king and he is known for his military prowess and patronage of art. Now military prowess, why? Because उन्होंने अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग बनाया था. He himself was a very very great military man as the king. ठीक है. And he conquered many regions. ठीक है. He did a conquest of lot of regions. इसीलिए समुद्रगुप्ता is also known as the Napoleon of India or the Napoleon of the East. ठीक है. Because of Samudragupta's conquests, because of the huge extent to which he conquered different regions, he is also called as Napoleon of the ईस्ट और नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब समुद्रगुप्ता कंडक्टेड द अश्वमेध यज्ञ टू इंक्रीज हिज पावर. अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आई विल टेल यू. बेसिकली होता यह है कि जो राजा होता है, ठीक है, राजा एक घोड़े को रिलीज करता है अपने किंगडम से. ठीक है. और घोड़े के साथ राजा की आर्मी भी जाती है. ठीक है. सो विच एवर प्लेस और विच एवर अदर किंगडम द हॉर्स वॉक्स थ्रू, ठीक है, उस किंगडम के राजा को हॉर्स भेजने वाले राजा का अधीन होना पड़ता है. ठीक है. व्हाट इट मींस इज दैट, से देयर इज अ किंग and he starts the Ashwamedh Yajna and he releases a horse along with the army. So whichever land the horse crosses or the horse walks upon, the king of that land has to accept the supremacy of the king who sent the horse. ठीक है. Now once the horse walks through that land, the king of that land has two options. Either accept the supremacy of the king who sent the horse, and if he resists, then horse के साथ जो army भेजा गया है, the army will fight the king, and if the king defeats the army, well and good. If the king loses, then the king is forcibly made to accept the supremacy of the king who sent the horse. ठीक है. तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ. नाउ इन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट किए हैं,
समुद्रगुप्त ने जो कॉन्क्वेस्ट किए हैं, जहां जहां उन्होंने मिलिट्री अपना कॉन्क्वेस्ट किया है, जिन जगहों को उन्होंने कब्जा किया है, एनेक्स किया है, ठीक है, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अलाहाबाद में एक पिलर है जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और इस पे जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन को लिखा था हरिसेना ने, ठीक है। रिमेंबर दिस नेम, हरिसेना। ही वॉज एन important character of literature, an important figure in literature rather, who during the Gupta period, especially during the time of Samudragupta, ठीक है। तो हरिसेना wrote down this Allahabad pillar inscription. This inscription is known as Prayag Prashasti. It is located in Allahabad और currently प्रयागराज, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता के सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का डिटेल लिखा हुआ, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में, इन नॉर्थ इंडिया समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 रूलर्स, ठीक है। एंड इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया को पहले दक्षिण पथ बोलते थे, दक्षिण पथ यानी साउथ इंडिया में समुद्रगुप्त डिफीटेड 12 रूलर्स, नॉर्थ में 9, सो 12 प्लस 9 21 रूलर्स ही डिफीटेड, व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। एंड अदर देन दैट ही आल्सो डिफीटेड मेनी ट्राइबल रिपब्लिक्स, ठीक है, एंड took over those places as the king. He expanded the empire a lot basically. एक और चीज, समुद्रगुप्ता इज आल्सो नोन फॉर हिज पेट्रनेज ऑफ आर्ट, पेट्रनेज ऑफ आर्ट एज इन ही हिमसेल्फ वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, एंड ही प्रमोटेड इट अ लॉट ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, समुद्रगुप्ता खुद एक पोएट थे और एक म्यूजिशियन भी थे, ठीक है। He himself was a poet and musician, means he was into literature and music, which is a form of art. So of course he is a patron of art. He was also a patron of scholars. जो scholarly लोग थे उस टाइम पे, he was their patron. He used to promote them a lot. ठीक है, he used to promote the scholars a lot. And Samudragupta had a really nice hobby and talent. He knew how to play the veena. ठीक है, he knew how to play the veena. और उस टाइम जो coins issue होते थे इनके टाइम पे, कॉइन्स पे जैसे हमारे अभी जो कॉइन है इंडिया में, उनपे वो नेशनल एम्बलम बना हुआ नहीं रहता है, तो वैसे ही समुद्रगुप्ता के टाइम पे द कॉइन्स दैट वेर इशूड, उन कॉइन्स पे समुद्रगुप्ता की फोटो होती थी, मतलब समुद्रगुप्ता बनाए हुए रहते थे और उनके हाथ में बीना रहता था, मतलब उनका बीना बजाता हुआ पोज में फोटो फोटो क्या मतलब इंस्क्रिप्शन बना रहता था कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू चंद्रगुप्त टू, ठीक है, लेट्स कम टू चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, और इनका टाइम है 380 टू 415 सी, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त टू ने अपने लिए एक और दूसरा नाम लिया था, चंद्रगुप्त टू टुक अप द नेम ऑफ विक्रमादित्य फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। so चंद्रगुप्त इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम विक्रमादित्य, ठीक है। अब हमने देखा समुद्रगुप्ता उन्होंने नॉर्थ में अपने किंगडम का एक्सटेंशन किया, 9 राजाओं को हराया, साउथ में किंगडम का एक्सटेंशन किया, 12 राजाओं को हराया। चंद्रगुप्त टू ने अपने किंग अब एम्पायर को वेस्ट के साइड, वेस्टर्न फ्रंट पे एक्सटेंड करना शुरू किया, और वेस्टर्न साइड पे देयर वर द शाकास देयर, द शाका रूलर्स, ठीक है। सो चंद्रगुप्त टू डिफीटेड द शाकास ऑन द वेस्टर्न साइड एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चंद्रगुप्त टू ने शाकास को हराया, इसके लिए उनको शाकारी भी बोला जाता है, ठीक है। देन ही डिड अ मैरिज अलायंस विद द नागास एंड वाकाटकास, मतलब नागास और वाकाटकास के घर में उन्होंने शादी की उनकी बेटियों से, ताकि उनके साथ एक मैरिज पॉलिटिकल अलायंस बने, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। और और एक और बात, चंद्रगुप्त के कोर्ट में नवरत्न थे, जैसे हम अकबर का पढ़ते हैं ना नवरत्न, मतलब 9 जेम्स, 9 वेरी टैलेंटेड पीपल, वैसे ही चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 जेम्स, ठीक है, 9 जेम्स थे। इवन दो इट्स नॉट अ वेरी श्योर शॉट थिंग, बट देर इज अराउंड
we are 90% sure of the thing that there were 9 gems or Navaratnas in Chandragupta II's court, and one of the 9 gems was Kalidas. ठीक है, Kalidas is a huge name, a huge figure in India's literature culture. ठीक है, Kalidas has written various books, plays. ठीक है, Abhigyana Shakuntalam, Malavika Agnimitram. These two are very important works of Kalidas. ठीक है, एंड चाइना से एक पिलग्रिम आया था, he visited India during Chandragupta II's time. The name of that Chinese visitor was फाहेन. ठीक है, और इनका कैपिटल कहाँ था? चंद्रगुप्त टू का कैपिटल कुछ सोर्सेस के अनुसार चंद्रगुप्त टू का कैपिटल था उज्जैन में. ठीक है, इट वाज इन उज्जैन द कैपिटल, बट even though Ujjain may have been the capital of Chandragupta II, one of the most important centers in his whole empire was Patliputra. ठीक है, उज्जैन शायद कैपिटल था उनका. ठीक है, बट द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर वाज पाटलिपुत्र. वो तो बहुत टाइम से ही है, दैट वाज फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्य, उनके पहले से ही है. पाटलिपुत्र मगध में है ना, तो उस टाइम दैट इज व्हाई पाटलिपुत्र इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द किंग. अभी लेट्स लुक एट सम लेटर रूलर्स. चंद्रगुप्त टू के बाद जो रूलर्स आए उनको देखते हैं. ठीक है, कुमार गुप्ता. ठीक है, कुमार गुप्ता वन, इनका रेन था 1415 से 415 से 455 सी. और कुमार गुप्ता के टाइम का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि कुमार गुप्ता फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके रूइंस अभी है इन द स्टेट ऑफ बिहार. कुमार गुप्ता फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी. इट वाज अ प्लेस ऑफ ह्यूज नॉलेज, immense knowledge. ठीक है, it hosted a lot of scholars, not just from India but from worldwide, Buddhist scholars especially. ठीक है, lot of scriptures. ठीक है, but the Nalanda University was destroyed by Bakhtiyar Khilji. ठीक है, Bakhtiyar Khilji was, I think, the head or governor of the Bihar Bengal region during the Delhi Sultanate, and Bakhtiyar Khilji destroyed the Nalanda University. ठीक है, but yeah, it was a very great place in India. Whatever I know, what happened is not right, but Nalanda stands as a symbol of knowledge and education. Then the next ruler is Skandagupta. ठीक है, स्कंदगुप्त का टाइम 455 to 467 CE. ठीक है, और इंडिया पे हुन्स ने इन्वेट किया था. ठीक है, तो जो हुन्स इन्वेजन था या हुन्स का जो अटैक था इंडिया पे, उसको स्कंदगुप्ता ने रेजिस्ट किया, उसके अगेंस्ट डिफेंड किया. ठीक है, अब देखते हैं कि स्कंदगुप्ता के बाद क्या हुआ. स्कंदगुप्ता के बाद द एम्पायर डिक्लाइंड ड्यू टू वीक रूलर्स एंड कंटिन्यूअस हुन्स इन्वेजन. देखो, हुन्स ने इन्वेट किया बट स्कंदगुप्ता ने रेजिस्ट कर दिया उसको, नो डाउट इन दैट. बट द थिंग इज कि स्कंदगुप्ता के बाद आने वाले रूलर्स काफी वीक होते चले गए, और ये हुन्स रिपीटेडली इंडिया पे अटैक करते गए और इनसे रेजिस्ट नहीं हो पाया ज्यादा टाइम तक. ठीक है, तो हुआ क्या कि बाय मिड 6th century सी, ठीक है, मतलब अराउंड 500s, जो 550 BC का टाइम दिया था मैंने फर्स्ट स्लाइड में, अराउंड 550 CE, बाय अराउंड 550 CE द गुप्ता एम्पायर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड. गुप्ता एम्पायर खत्म. ठीक है, तो अब गुप्तास के टाइम का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. राजाओं के बारे में तो देख लिया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं. डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एनकरेज्ड. देखो, गुप्तास के टाइम पे ना empire was very decentralized. मतलब there was a central power, the king was the central power. ठीक है, the king was the central power, no doubt. ठीक है, the king was the central power, but the thing is that under the king there were different governors or different heads of different small regions, and these different heads acted like a local self government of that region. ठीक है, so this basically led to the rise of feudalism. This led kind of to the rise of feudalism or feudal lords. Why feudalism? क्योंकि
ऊपर में किंग है, बट किंग के अंडर बहुत सारे छोटे 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 डिविजन उसके एम्पायर, और हर डिवीजन का एक खुद का गवर्नर है या हेड है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये वहां ये धीरे 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 जो गवर्नर्स और हेड्स होते हैं ना, ये उस लैंड को अपना एरिया मान के वहीं पे राज करने लग जाते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है फ्यूडलिज्म और द राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। ये जो हेड होते हैं वहां के, दे आर लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड, local governance was encouraged, but one problem is that it gave rise to feudalism and feudal lords later, ठीक है। देन कुछ ऑफिशियल्स के नाम देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, द किंगडम, द होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ठीक है। और हर प्रोविंस के जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, द प्रोविंशियल गवर्नर वाज नोन एज द उपारिका, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नर वाज नोन एज द उपारिका, एंड द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। एंड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज विषयपति, ठीक है। मतलब पूरा किंगडम है, दिस इज द होल किंगडम मान लो, ठीक है। द होल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू many provinces, and each province is divided into many districts, ठीक है। सेंटर में तो किंग है, फॉर द प्रोविंस यू हैव द उपारिका, एंड फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स यू हैव द विषयपति, ठीक है। नाउ लुक हियर, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था राजा के लिए? द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। देन विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स देयर वर मेनी विलेजेस आल्सो, ठीक है। अब विलेज में देयर वर विलेज असेंबलीज एंड गिल्ड्स, ठीक है। these are somewhat like the panchayati raj that we have in modern day time. So in villages there were assemblies and guilds. So these village assemblies played a big role, or an important role at least, in the administration of the villages, ठीक है। and जैसे अब what did I say, the Guptas were Hindu rulers, और उनके टाइम पे Hinduism was revived, ठीक है। तो अब since they were Hindu rulers, if they wanted to show that they are patrons of Hinduism, because of that reason, they used to perform Vedic sacrifices to legitimize their rule. Because of course, if they are Hindu rulers, they will follow their culture. So they used to follow a Vedic lifestyle and they used to do Vedic sacrifices. Okay. Now let's look at the economy of that time. Okay. Agrarian economy was really nice at that time. Irrigation systems were really good. That is why irrigated farming flourished. And if irrigation is good, then it gives rise to good farm produce. And because of that, the agrarian or the agricultural economy was very, very prosperous. ठीक है? Trade was very active, both internal and external. Internal मतलब इंडिया के अंदर तो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेड हो ही रहा था. उसके अलावा इंडिया, the region of India that we have today, उसके बाहर भी with other countries there was good trade going on. Which countries? Southeast Asian countries and the Roman Empire. ठीक है? और a lot of gold and silver coins were issued at that time. The gold coins were known as dinars. ठीक है? और गुप्ता पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स का नाम देख लेते हैं। अर्बन सेंटर्स जैसे ऐसे कुछ शहर in the time of the Gupta period who were that were properly urbanized, that were properly urbanly developed, ठीक है। Some of these cities are Patliputra, Ujjain, Mathura and Tamralipti, ठीक है। और उस टाइम पे ना जो मर्चेंट्स थे, यानी बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, और जो आर्टिसन ग्रुप था, मतलब आर्ट वर्कर्स का जो ग्रुप था, दे यूज्ड टू फॉर्म गिल्ड्स और ग्रुप्स। ट्रेड गिल्ड्स फॉर्म होते थे बिटवीन मर्चेंट्स, ठीक है, एंड आर्टिसन ग्रुप्स वर फॉर्म बाय आर्टिसंस और लाइक आर्ट इंडस्ट्री वर्कर्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। अब देखो, Guptas were Hindus and they revived Hinduism. So as a result, Brahmanism had a revival. The worship of the deity Vishnu, Bhagwan Vishnu, Lord Vishnu's worship became more dominant. ठीक है? But even though the Guptas were Hindu rulers, they were very religiously tolerant. Why? Because even though they were
reviving and patronizing Hinduism. Despite of that fact, they tolerated the flourishing growth of Buddhism and Jainism. They allowed Buddhism and Jainism to flourish unchecked. Okay? And at the same time, since they were Hindus, they revived Brahmanism and Hindu culture. And one thing that flourished in their time was the worship of Lord Vishnu. ठीक है? But एक प्रॉब्लम ये था उनके टाइम पे कि जो कास्ट सिस्टम है हमारा, अब देखो ब्राह्मणिज्म रिवाइव हो गया, एंड एट दैट टाइम the Brahmin society had a few, not few, I would say, a decent number of orthodox minds, ठीक है, who were influencing the society with the caste system, ठीक है. तो अब since Brahmanism was coming up, the caste system became more rigid, and the caste system became codified also in the name of Dharma Shastras, ठीक है. The caste system was rigid and it got codified in the name of Dharma Shastras, ठीक है. थोड़ा थोड़ा चाइल्डहुड मैरिज भी होने लगा. Some childhood marriage, little bit started to come up, ठीक है. And the role of women declined, मतलब women का जगह सोसाइटी में नीचे आने लग गया, ठीक है. So these were some social issues that started to arise during the Gupta period. One social issue was the rigidity of the caste system. The second was the decline in the role of women, and the third was early signs of child marriage, ठीक है. Temples became very important. Temples became very important to both religion and to social life as well, because temples are mass meeting areas, right? So it became a very important part of the social life. Now let's look at some art, architecture and literature during the Gupta period, ठीक है. जो सारनाथ में बुद्ध का स्टैचू है, ठीक है, that Buddha statue actually idealizes the Indian style of statue making. This Buddha statue was built during the Gupta era, ठीक है. अजंता के जो केव्स है, ठीक है, अजंता में जो केव्स है and the brick temples in Vitargao, the Ajanta caves are rock cut caves. मतलब the caves में ये किया गया है अजंता में कि the rocks have been cut to make design, statues and inscriptions, and the cave has been built out of the rock, ठीक है. तो अब ये अजंता caves and the brick temples in Vitargao, they were also made during the Gupta age, ठीक है. एंड ये तो मैंने पहले भी बोला है कि कॉइन्स में समुद्रगुप्ता की छवि आती थी हाथ में बीना लिए हुए. So of course coinage also became very elegant. The coin started to come with a lot of fine inscriptions, ठीक है. Literature also flourished. As I said, उस कालिदास का टाइम है गुप्ता एरा. कालिदास is like one of the most important figures in Indian literature. He wrote many important plays like Abhigyana Shakuntalam and Meghadutam, ठीक है. मालविका अग्निमित्रम भी शायद, that is also I think written by Kalidas, ठीक है. साइंस, एज आई सेड, साइंस ग्रू, तो साइंटिफिक टेक्स्ट निकले हैं इनके टाइम पे. आर्यभट्ट का लिखा हुआ आर्य भाटिया, ठीक है. देन सुश्रुता और चरक का लिखा हुआ जो भी मेडिसिनल इंस्क्रिप्शंस था, उन्होंने जो मेडिसिन और सर्जरीज के बारे में लिखा है, दैट वाज आल्सो मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास. नाउ लेट्स कम टू साइंस एंड एजुकेशन. सो एजुकेशन एंड साइंस टुक अ ह्यूज लीप ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, ठीक है. तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं उस टाइम के, ठीक है. आर्यभट्ट, India's most famous ancient time mathematician, ठीक है. Aryabhatta lived during the Gupta era. He came up with the heliocentric theory. Heliocentric, helio मतलब sun, centric मतलब center. Heliocentric theory ये कहता है कि जो sun है वो ब्रह्मांड के यूनिवर्स के सेंटर में है, and all the planets and moon they are revolving around the sun. This theory was given by Aryabhatta, the heliocentric theory, ठीक है. He also gave the value of pi, ठीक है. And he was the one who gave us zero. ये जो जीरो लिखते हैं ना हम गोल, तो ये जीरो का जो प्लेस होल्डर है, जीरो एक्स लाइक अ प्लेस होल्डर, राइट, लाइक 1000. सो यू राइट 130, तो वो 1000 तक के जो ये तीन प्लेस होल्डर्स है, दे आर ऑक्युपाइड बाय द जीरो. तो ये जो जीरो है, जीरो वाज गिवन टू अस बाय आर्यभट्ट. देन अनदर important scientific personality of that time was Varahamihira, ठीक है.
ही वॉज अ वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एंड ही इज द ऑथर ऑफ बृहद संहिता, ठीक है। एंड एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नालंदा यूनिवर्सिटी, इट वाज एन इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर। व्हाई? क्योंकि इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी आते थे नालंदा में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। इट वाज अ ह्यूज सेंटर, नालंदा, बट अनफॉर्चुनेटली नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी later on during the medieval times, and Nalanda was also a center of learning for Buddhism as well. वहां पे मैक्सिमम स्कॉलर्स बुद्धिस्ट थे, ठीक है। एंड they studied about secular subjects as well, like subjects which are not related to religion in any form. Secular subjects like politics, economics, science, these are secular subjects, ठीक है। अब एडुकेशन चलता कैसे था? एडुकेशन वाज सपोर्टेड बाय स्टेट एंड डोनेशन, स्टेट एज इन द किंगडम। अब राजा अगर खुद पर्सनली एडुकेशन को सपोर्ट कर रहा है और डोनेशन इतने आ रहे हैं तो एडुकेशन उस टाइम बढ़ेगा ही, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट्स व्हिच फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड देख लेते हैं। ग्रामर, संस्कृत ग्रामर मोस्टली, लॉजिक, मैथमेटिक्स, लॉजिक मींस इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, ठीक है। नाउ व्हाई, जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज। सो व्हाई इज गुप्ता पीरियड नोन एज द गोल्डन एज, ये देखते हैं, चलिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बहुत था उस टाइम पे। जो इंडिया का सबसे हेवीएस्ट सेक्टर था इकोनॉमी का, द एग्रेरियन इकोनॉमी, द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है, दैट वाज रियली फ्लरिशिंग बिकॉज द इरिगेशन सिस्टम वाज रियली रियली गुड। दैट इज व्हाई देयर वाज प्रॉस्पेरिटी, देयर वाज पीस। पीस बिकॉज बाहर से इन्वेजन हो नहीं रहे थे उस टाइम, टिल द गुप्तास वर स्ट्रॉन्ग, बेसिकली बाहर से इन्वेजन ज्यादा हो नहीं रहे थे, एंड जब भी हो रहे थे दे वर गेटिंग रेजिस्टेड, ठीक है। एंड बहुत सारा एरिया तो समुद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर में एनेक्स ही कर लिया। सो देयर वाज नो डिफरेंस इन रूलर्स एंड डायनेस्टीज, मैक्सिमम जगह का एक ही राजा, ठीक है। कल्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा, साइंस, एजुकेशन, लिटरेचर, बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए उस टाइम पे। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ रिलीजियन, आर्ट एंड साइंस। नाउ एज आई डिस्कस्ड, बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्टडीज दे केम अप, देयर वाज रिलीजियस टॉलरेंस आल्सो, ठीक है। even though there was a Hindu ruler, there was tolerance for the Buddhists and the Jains, ठीक है। art flourished, ठीक है, Samudragupta was a huge patron of art. Science flourished because it saw the rise of some of the greatest figures of science of India like Aryabhatta, Varahamihira, Charaka and Sushruta for medical science, ठीक है। and there was a consolidation of political unity over a large part of India. अब देखो हो क्या रहा है ना, जब समुद्रगुप्ता इतने जगह पे कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो हुआ क्या, एक मेजोरिटी एरिया का एक ही राजा बन गया, विच वाज द गुप्ता रूलर, ठीक है। अब जब एक रूलर आ जाता है एक बड़े एरिया में, तो उसमें एक पॉलिटिकल यूनिटी आ जाती है, ठीक है, एक पॉलिटिकल यूनिटी आ जाती है, एंड द एरियाज दैट वर conquered by kings like Samudragupta, they started to get consolidated by him and the rulers that came after, ठीक है। एंड मेडिवल इंडिया में जाने के पहले, एंशिएंट इंडिया तो शुरू होता है प्री हिस्टोरिक टाइम से, टिल द टाइम ऑफ द इन्वेजन बाय मोहम्मद घोड़ी, उस टाइम तक चलता है एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का ये लास्ट मेजर एम्पायर है। द फर्स्ट मेजर एम्पायर ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया वाज द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। बट उसके बाद बहुत सारे एम्पायर्स आए गए, बट द लास्ट मेजर एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। उसके बाद द medieval times came, India got fragmented into very small kingdoms, then it was invaded by Muhammad Ghori, then after that the slave dynasty came, Mamluk dynasty, then the other sultanate dynasties, and then we had the Mughals, and then we moved on to modern India with the Europeans, ठीक है। अब देखो, सिंस इस टाइम पे इतना नॉलेज का ग्रोथ हुआ ना, बिकॉज ऑफ दैट इट लेड द फाउंडेशंस फॉर मेनी फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिक्स, रिलीजियन एंड कल्चर, ठीक है। अब क्योंकि उस टाइम पे इतना अगर एक टाइम पे इतना डेवलपमेंट होता है कहीं पे, तो वो फ्यूचर के लिए पाथ सेट कर देता है कि आगे जाके सब अच्छा हो, ठीक है। सो दिस पीरियड बेसिकली सेट द पार्ट फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो दिस वाज इट फॉर
द गुप्ता एम्पायर। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अगर फाउंडर की बात करें, सी द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इज श्रीगुप्ता, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इज श्रीगुप्ता, बट the expansion of the kingdom, the expansion of the empire started from the time of Chandragupta I. Please remember that. मतलब Shrigupta, then his son Ghatotkacha, they came before Chandragupta I, ठीक है। बट उनका जो एम्पायर था वो उतना स्प्रेड आउट नहीं होता। चंद्रगुप्त वन के टाइम से गुप्ता एम्पायर एक्सपांड होने लगा, ठीक है। बट द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज महाराज श्रीगुप्ता। ही वाज द, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर इज श्रीगुप्ता, ठीक है। And the person who started the expansion of the empire, who made the empire like really big as we see today, was Chandragupta I, ठीक है। The next question is very easy. Who's known as the Napoleon of India? It is option C, Samudragupta, ठीक है। Because he was militarily very powerful and he had run a conquest of many regions. He had conquered many regions. हमने देखा ये 9 rulers in the north, 12 in the south. It's a good number, ठीक है। The next question is, which Chinese pilgrim visited India during Chandragupta II's reign? We studied about that too. Option B, Fahid, ठीक है। The next question, Nalanda University was founded by which Gupta ruler? ये भी मैंने बताया है, it was Kumar Gupta, ठीक है, जिन्होंने नालंदा का फाउंडेशन दिया। The answer is option A, Kumar Gupta I, ठीक है। Now the next question is, who authored Aryabhatiya? देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है बुक के कि किसने लिखा होगा, but still for a fact we know the answer. Aryabhatiya was written by Aryabhatta. Answer is option C, Aryabhatta. Aryabhatta wrote the book Aryabhatiya on mathematics and astronomy with his theories like the heliocentric theory, ठीक है। Now the last question in the slide is, which Gupta emperor issued coins showing him playing the veena? मतलब किस गुप्ता रूलर ने ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जिन कॉइन्स पे उनका फोटो था जिसमें वो वीणा बजा रहे थे? ये मैंने स्लाइड में पढ़ाया है, ठीक है। गो थ्रू द क्वेश्चन, गो थ्रू द ऑप्शंस एंड टेल मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट द करेक्ट आंसर इज, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। हैव अ रियली ग्रेट डे अहेड। शुभ रात्रि, थैंक यू, जय हिंद।